Hi everyone. Today we are going to start our new and fresh topic from graduation chemistry, that is NMR spectroscopy. This topic is very important for graduation and especially for many competitive exams like IIT JAM, NET, GATE. तो चलिए शुरू करते हैं. So I am Ruchi Yadav and you are watching CAM classes. सबसे पहले शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है. स्पेक्ट्रोस्कोपी है स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. कि मैटर के पार्टिकल, मैटर किससे बनता है, एटम या मॉलिक्यूल से, तो वो मैटर के पार्टिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की आपस में इंटरेक्शन, उसी की स्टडी को कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो उनकी जो इंटरेक्शन होती है उसके बेसिस पे हम मैटर के पार्टिकल, उनका नेचर, मैटर का स्ट्रक्चर, कोई भी कंपाउंड है उनका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे फॉर्म हुआ, उसका बॉन्ड क्या है, बॉन्ड लेंथ क्या है, तो ये सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं. यानी बहुत सारी जानकारी, किसी भी मैटर की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी से मिल जाती है. स्पेक्ट्रोस्कोपी भी अब बहुत तरह की होती है. डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बेसिस पे डिफरेंट टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है. जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हमारे पास बहुत सारी होती है. एक तरीका ऐसे याद कर दो, CGX UVIMR. CGX UVIMR. C से होता है कॉस्मिक रेज. ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, कॉस्मिक रेज. G से होता है गामा रेज. गामा रेज. X से होता है एक्स रेज. UV से अल्ट्रावायलेट. I से इंफ्रारेड. M से माइक्रोवेव एंड R से रेडियो वेव. तो ये हमारी कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है. तो डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, वो डिफरेंट होती है. अगर हम इधर से इधर जाएं तो हमारी जो एनर्जी है वो इंक्रीज होती है. एनर्जी इंक्रीज होती है तो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होती है, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स इक्वेशन, E इज इक्वल टू एच न्यू. एनर्जी इंक्रीज हो रही है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है. और एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, लेकिन एनर्जी का वेवलेंथ के साथ, फ्रीक्वेंसी को C बाय लैम्डा, वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के एनर्जी. तो इधर एनर्जी और फ्रीक्वेंसी हमारी इंक्रीज करती है और वेवलेंथ इस साइड एनर्जी डिक्रीज करती है. एनर्जी हमारी डिक्रीज करती है, फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज करती है और वेवलेंथ हमारी इंक्रीज करती है. तो ये याद रखना है. तो जो जिसकी सबसे कम एनर्जी होती है वो होती है रेडियो वेव. ऐसे उसके बाद माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, यूवी, ऐसी हमारी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है. तो अब डिफरेंट रेडिएशंस के नाम की वजह से जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो अलग अलग तरह की होती है. जैसे रेडियो वेव, जो हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे उसमें रेडियो वेव यूज होती है, इसको रेडियो वेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं. ऐसे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिफरेंट रेडिएशंस यूज होती है. तो अब हम अपना बिल्कुल बेसिक से करते हैं कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है. देखो, एक एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं. हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन का अपना ऑर्बिटल मोशन भी होता है, स्पिन मोशन भी होता है. वो अपनी एक्सिस पे भी स्पिन करता है और ऑर्बिटल में भी न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है. तो ऐसे ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनका भी स्पिनिंग मोशन होता है, ये भी अपनी एक्सिस पे स्पिन करते हैं. अब प्रोटॉन है, प्रोटॉन क्योंकि एक चार्ज पार्टिकल है, तो ये हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब स्पिन करेगा तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. यानी अगर वो मूव करेगा, मेनली स्पिन भी नहीं, अगर ये कहें कि वो मूव कर रहा है, चाहे वो कैसे भी कर रहा है, रोटेशन है, रिवोल्यूशन है, कैसे भी, तो उसके मूवमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. तो यानी एक स्पिनिंग प्रोटॉन, क्योंकि ये सब स्पिन करते हैं, ये न्यूक्लियस के पार्टिकल है, ये न्यूक्लियस के बाहर होते हैं. तो न्यूक्लियस के जो पार्टिकल है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, वो स्पिन करते हैं. उनके स्पिनिंग मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. इसलिए प्रोटॉन, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये एक टीनी या फिर टाइनी, जो भी बोलो, टीनी मैग्नेट की तरह, यानी बहुत छोटे एक मैग्नेट की तरह एक्ट करता है. और एंड इट पोजेस अ मैग्नेटिक मूवमेंट, इसका अपना एक मैग्नेटिक मूवमेंट होता है. किसका? हमारे प्रोटॉन का. ठीक है, हम देख लेते. देखो, मान लेते हैं ये हमारा प्रोटॉन है, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये ऐसे
इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। तो ऐसे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है, तो स्पिनिंग मोशन है। तो स्पिन करने की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो इसका अपना एक मान लो नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। तो हमें पता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, उनकी ऐसी डायरेक्शन होती है कि वो नॉर्थ से ओरिजिनेट होती है और साउथ पे टर्मिनेट हो जाती है। यानी ये वाली डायरेक्शन होती है इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? इमेजिनरी लाइंस होती है जो रिप्रेजेंट करती है हमारे मैग्नेटिक फील्ड को, बस। ठीक है, ये एक इमेजिनरी लाइंस है, ऐसी एक्चुअल में कोई लाइंस नहीं होती, बस ये इमेजिनरी लाइंस है जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। तो ये बिल्कुल हम इसको ऐसे नहीं देख सकते कि अगर प्रोटॉन की जगह एक बार मैग्नेट हो, इसका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे ही होगी, नॉर्थ से ओरिजिनेट होगी और साउथ पे टर्मिनेट हो जाएगी। तो इसलिए हम, ये तो है हमारा स्पिनिंग प्रोटॉन और ये है बार मैग्नेट। तो दोनों सिमिलरली एक्ट कर रहे हैं, दोनों में ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसलिए स्पिनिंग प्रोटॉन को हम टाइनी मैग्नेट भी कह सकते हैं। अब देखो, अगर किसी न्यूक्लियस में एक एटम है, उसके न्यूक्लियस में ओड नंबर ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन है, यानी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन ओड हो, इफ अ न्यूक्लियस हैव odd number of protons और न्यूट्रॉन्स, तो क्या होगा? उसमें एक नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। दे विल हैव अ नेट मैग्नेटिक मूवमेंट। दे विल हैव अ नेट मैग्नेटिक मूवमेंट। अगर इवन नंबर होते, यानी इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते, तो क्या होता? अगर इवन होते तो क्या होते? वो पेयर अप हो जाते। एक का क्लॉकवाइज मोशन होता, दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज होता। वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते, क्लॉकवाइज, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते और जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है वो उसका जीरो होता, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो होता। तो ऐसे एटम जिनके न्यूक्लियस में ओड नंबर ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन होते हैं, उनका ही एक नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। जब ऐसे किसी भी न्यूक्लियस को हम प्लेस करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, अगर उसको रखा जाता है तो वो उसके साथ इंटरेक्ट करता है। मतलब ये हमारे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये कोई भी हो सकती है, इनमें से कोई सी भी रेडिएशन, कितनी भी फ्रीक्वेंसी रेंज की, तो इनमें अगर उसको रखेंगे तो वो उसके साथ इंटरेक्ट करता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है इन रेडियो वेव रीजन। इस रीजन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर देता है। इसलिए ही एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम रेडियो वेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। हम लिखेंगे व्हेन अ न्यूक्लियस, मैग्नेटिक न्यूक्लियाई यानी जिसका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट हो, इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, में रखा जाता है, तो दे एब्जॉर्ब रेडिएशंस, कैसी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी रीजन। और ये कितना होता है? रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो होती है फ्रॉम 3 मेगाहर्ट्ज टू 30,000 मेगाहर्ट्ज। इस रीजन के बीच की फ्रीक्वेंसी में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। और स्पेक्ट्रोस्कोप, मतलब एब्जॉर्ब करेगा मतलब उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा है और स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करता है। तो जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, हम पढ़ रहे हैं एनएमआर में रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया जाता है। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो पूरा नाम है वो होता है एनएमआर, पूरा नाम है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस।
देखो न्यूक्लियर, क्योंकि न्यूक्लियस के पार्टिकल्स का देखेंगे हम, है ना, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स। मैग्नेटिक की वो उनका एक अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। और रेजोनेंस क्या होता है ये हम पढ़ेंगे जब हम इसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे, तब ये पूरी टर्म की इसको न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस क्यों बोला गया, ये पूरी टर्म तब समझ में आएगी कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस क्यों बोला गया इसको। देखो जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस की थी फेलिक्स ब्लॉक एंड पुर्सेल। इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लेना, पुर्सेल या पुर्सेल। फेलिक्स ब्लॉक एंड पुर्सेल ये साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस की थी इन 1946। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो सबसे पहले हमारी जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो इन साइंटिस्ट ने 1946 में इंट्रोड्यूस की थी। और इन्होंने कहा था कि जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये डिपेंड करती है, इट डिपेंड ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस, एटॉमिक न्यूक्लियस पे डिपेंड करती है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है हमारी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है, हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियाई, किसी भी न्यूक्लियस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, EI आएगा, NUCLEI, न्यूक्लियाई, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियाई। देखो इलेक्ट्रॉन की तरह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भी अपना स्पिन क्वांटम नंबर होता है। हमने ये अपनी प्रीवियस जो क्लासेस है उनमें हम देख चुके हैं, इलेक्ट्रॉन का अपना स्पिन होता है, स्पिनिंग मोशन होता है, और स्पिन क्वांटम नंबर भी होता है जिसको S से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है +12 एंड -12, इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। तो इलेक्ट्रॉन की ही तरह जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इनका भी स्पिन क्वांटम नंबर होता है, स्पिन क्वांटम नंबर होता है। और ये भी होता है क्योंकि प्रोटॉन का होता है +12 -12 स्पिन क्वांटम नंबर। और इनका जो न्यूक्लियस स्पिन होते हैं, इनकी जो स्पिन है उसको न्यूक्लियस स्पिन बोलते हैं, न्यूक्लियस स्पिन बोलते हैं, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं I से। प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्योंकि न्यूक्लियस के पार्टिकल है, इनके स्पिन को न्यूक्लियस स्पिन बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं I से। ये मेनली दो तरह का होता है न्यूक्लियस स्पिन, एक होता है कि I अगर 0 है वो किन केसेस में होगा, दूसरा I ग्रेटर देन 0 है, तो ये किन केसेस में होगा। देखो I 0 होता है उन केसेस में, उन एटम्स के केसेस में जिनका एटॉमिक नंबर इवन हो और मास नंबर भी इवन हो, यानी इवन एटॉमिक नंबर इवन मास नंबर, तो I हमारा 0 हो जाता है क्योंकि इसमें क्या है कि पेयर अप हो जाते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है वो इवन नंबर में होते हैं, तो वो आपस में पेयर अप हो जाते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो जिनका एटॉमिक नंबर मास नंबर इवन हो उनमें जो I की वैल्यू है वो 0 होती है, और इनका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट 0 होता है। इनको इनएक्टिव न्यूक्लियाई भी बोलते हैं, इनएक्टिव न्यूक्लियाई बोलते हैं क्योंकि इनका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट 0 होता है। इसके एग्जाम्पल है कार्बन 612, मास नंबर एटॉमिक नंबर दोनों इवन है, ऑक्सीजन 816, ये भी इनका भी I 0 है क्योंकि दोनों ही इवन है। तो और भी बहुत से एग्जाम्पल जिनमें दोनों ही इवन होते हैं उनको बोलते हैं हम इनएक्टिव न्यूक्लियाई। इनका जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है वो 0 होता है, और इनकी स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि ये इंटरेक्ट ही नहीं करती एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ। दूसरे होते हैं जिनके I ग्रेटर देन 0 है, इसमें भी फर्दर दो टाइप के होते हैं। एक होता है कि जिनकी I वैल्यू है वो ऐसे हो, हाफ इंटीग्रल हो, हाफ 3/2 5/2 7/2 इस तरह से, यानी हाफ इंटीग्रल हो, हाफ इंटीग्रल वैल्यू। दूसरा होता है जिनकी I वैल्यू इंटीग्रल हो, यानी 1 2 3 4, तो इनको बोलते हैं इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू। तो ये किन किन केसेस में होता है, हाफ इंटीग्रल होता है अगर एटॉमिक नंबर तो बेशक चाहे ओड हो या इवन, ये ओड हो चाहे इवन हो, लेकिन मास नंबर
मस्ट बी ओड। जिनका मास नंबर ओड हो, एटॉमिक नंबर ओड हो या इवन चलेगा, लेकिन मास नंबर ओड हो। एग्जाम्पल है हाइड्रोजन 1 दोनों ओड है। कार्बन 6 13, जो कार्बन का आइसोटोप है, ये 12 वाला है 13 वाला, तो ये वाला एक एक्टिव न्यूक्लियाई है, ये इनएक्टिव है, ये एक्टिव होता है क्योंकि इसमें मास नंबर ओड है। नेक्स्ट फ्लोरीन 9 19, फॉस्फोरस 15 31, ये कुछ पॉपुलर न्यूक्लियाई है जिनकी स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी की जाती है। इंटीग्रल में आते हैं कि एटॉमिक नंबर ओड हो, मास नंबर इवन। इतना याद रख लो, देखो मास नंबर ओड है तो हाफ इंटीग्रल, और मास नंबर इवन है तो इंटीग्रल वैल्यू। बस ये इवन है तो दोनों तो इवन हो नहीं सकते, दोनों इवन हो गए तो ये वाला केस हो जाएगा, तो ये इवन है तो एटॉमिक नंबर को ओड होना पड़ेगा। और इसमें मास ओड है तो ये एटॉमिक नंबर ओड हो चाहे इवन हो, तो कुछ भी हो सकता है। अब इसके एग्जाम्पल है नाइट्रोजन 7 14, देखो मास नंबर इवन है, एटॉमिक नंबर ओड है। बोरोन 5 10, मास नंबर इवन है, एटॉमिक नंबर ओड है। तो ये एग्जाम्पल है। अब इनका सबका क्या होता है एक्चुअल में, वो एक बार देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट हाइड्रोजन 1, इसकी जो आई वैल्यू है वो होती है हाफ, इसकी आई वैल्यू हाफ होती है। कार्बन 13, इसकी आई वैल्यू भी हाफ होती है। F19, इसकी आई वैल्यू भी हाफ होती है। फॉस्फोरस 31, इसकी आई वैल्यू भी हाफ होती है। इम्पोर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। नाइट्रोजन 15 वाले का एक नाइट्रोजन 15 भी होता है, 7 और 15, उसकी वैल्यू भी हाफ होती है। नाइट्रोजन 14 वाले की वैल्यू होती है 1, क्योंकि ये इवन हो गया मास नंबर, तो इसमें जो वैल्यू होगी आई की वो इंटीग्रल वैल्यू होगी। नाइट्रोजन 14 की 1 होती है, और जो बोरोन 10 होता है उसकी आई वैल्यू होती है 3। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस है जिनकी न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू, ये थोड़े याद रखना इम्पोर्टेंट है। अब आगे हम पढ़ते हैं टोटल अलाउड स्पिन स्टेट, कि कितनी तरह से कोई भी न्यूक्लियस स्पिन कर सकता है, क्या क्या स्पिन स्टेट अलाउड है, यानी कौन कौन सी ओरिएंटेशन अलाउड है, उसको बोलते हैं। उसको निकालने का फॉर्मूला है टोटल अलाउड स्पिन स्टेट, यानी ओरिएंटेशन, कितनी तरह से ओरिएंटेशन कर सकते हैं एक न्यूक्लियस। उसका फॉर्मूला है 2i+1, यानी अगर i की वैल्यू हो हाफ, जैसे कार्बन 13 H1 इन सब में, तो i की वैल्यू है 1, तो इसमें 2i+1 कितना हो गया, 2 × हाफ + 1, सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2। तो इसमें दो स्पिन स्टेट होती है, एक +½ और एक -½ 2 स्पिन स्टेट्स होती है। अगर i की वैल्यू हो 1 तो 2i+1 निकालेंगे तो 2 × 1 + 1 यानी 3, इसकी स्पिन स्टेट 3 होती है। एक होती है +1 0 एंड -1। i की वैल्यू 3/2 हो तो 2i+1, 2 × 3/2 + 1, तो ये आता है 4। इसकी भी इस जो स्पिन स्टेट है वो इसकी 4 होती है, ये होती है +3/2, फिर 1 1 माइनस करते जाओ इसमें से, +1/2 -1/2 -3/2, ये 4 स्पिन स्टेट्स होती है। इस तरह हम सबकी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और चीज़ याद रखनी है, इथेनॉल, ये एक थोड़ा सा नोट वाला टॉपिक है जनरल नॉलेज का। इथेनॉल फर्स्ट ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड था, इथेनॉल पहला ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसका स्ट्रक्चर डिटरमाइन किया था बाय यूजिंग NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करके सबसे पहले जिसका स्ट्रक्चर डिटरमाइन किया था वो था इथेनॉल। अब देखो सबके बेसिस पे थोड़ा अलग अलग नाम दिया गया। H1 NMR, यानी जिसमें सिर्फ H1, यानी H1 को ही इसको PMR भी बोलते हैं, क्योंकि H1 को प्रोटॉन भी बोलते हैं। प्रोटॉन, इसमें एक ही प्रोटॉन होता है तो इसको प्रोटॉन भी बोलते हैं। तो PMR भी बोलते हैं। H1 NMR है एक इम्पोर्टेंट। एक होती है कार्बन 13, जिसमें कार्बन 13 वाले न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं, इसके बेसिस पे स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं। कार्बन 13 NMR,
F19 NMR, ये कुछ इंपॉर्टेंट NMR के पार्ट्स हैं। P31 NMR, इसमें ये जो है इनको हेट्रो न्यूक्लियर NMR भी बोलते हैं, यानी अदर देन हाइड्रोजन एंड कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी होंगे उनको हेट्रो न्यूक्लियर NMR भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये था इसका थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन और थोड़ी सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक न्यूक्लियाई की। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ NMR, किस प्रिंसिपल पे एक्ट करता है, प्रिंसिपल ऑफ NMR। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।